हाय स्टूडेंट्स, मैं सवाजीत डी नाइस कोचिंग कैंपस बाय सवाजीत सर में आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का पता आपको चलता रहेगा। स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 12 के पार्ट 3 के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है हमें। और इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि विद्युत क्षेत्र है क्या, विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इनके रूल्स क्या हैं। और स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कशन करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में देखिए, यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक सूत्र द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और सूत्र में देखिए, इसे सबसे पहले अब हमें लिखना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कोई परीक्षण आवेश Q0 है, तब उस पर बल कार्य करेगा। मैंने बताया था कि आप किसी खंभे के नीचे से जा रहे हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग तार के जमीन तक रहेगी, जो बड़े वाले खंभे के नीचे से जाओगे, और लगेगा कि वो आपको अपनी ओर खींच रहा है, तो एक बल कार्य करता है। तो वही बोला कि किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत रखने पर उस पर अगर F न्यूटन का बल कार्य करता है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू एफ अपान Q0 होगी। स्टूडेंट्स, जब परिभाषा में आएंगे तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले अभिलंबवत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। स्टूडेंट, फिर से ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले अभिलंबवत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, और ई एक सदिश राशि होती है, और जिसमें Q0 का मान सदैव धनात्मक होता है। स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ अपान Q0, जब हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि इसका मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह E मात्रक, हमारी हेडिंग हो जाएगी, और मात्रक E बराबर यह का मात्रक बटे Q0 का मात्रक, Q0 का मात्रक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन, और Q का मान होता है कूलाम मात्रक, यानी E बराबर न्यूटन प्रति कूलाम। स्टूडेंट्स, मात्रक हो जाएगा इसका। इसके बाद बीमा निकालेंगे, तो E बराबर F की बीमा बटे Q0 की बीमा। बल की बीमा होती है mL/T⁻², और आवेश की बीमा होती है AT। इन स्टूडेंट्स, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये इस पे पावर 1 है, और इस पे -2 है, और ऊपर जाएगा तो -1 इसमें और बढ़ जाएगा, यानी -3 हो जाएगा, और A इनवर्स हो जाएगा -1 पावर। तो देखिए E इक्वल टू mL/T⁻³ A इनवर्स। ये हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। अब स्टूडेंट्स, हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने की। तो स्टूडेंट्स, हम दिशा में आते हैं, इसे मिटाते हैं, और जब हमें दिशा ज्ञात करनी होगी विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा स्टूडेंट्स, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा स्टूडेंट्स, जब हमें दिशा ध्यान, तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि यदि पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे, यदि परीक्षण आवेश धनात्मक है, धनात्मक यानी यहाँ पे Q0 है और इसका मान धन है, तब ये जो चालक होगा इसके पृष्ठ की विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। देख लीजिए स्टूडेंट, एरो द्वारा मैंने शो किया है। यदि परीक्षण आवेश धनात्मक है तो परीक्षण आवेश Q0 की दिशा पृष्ठ के बाहर की ओर होगी। यदि परीक्षण आवेश ऋणात्मक है स्टूडेंट्स, ऋणात्मक माइनस चिन्ह के साथ, तब यहाँ पे Q0 का मान अर्थात दिशा पृष्ठ के अंदर लंबवत अंदर की ओर होगी। स्टूडेंट्स, फिगर में आपके है, और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें नोट में ये बात लिख लीजिएगा, यदि बैटरी है या विद्युत सेल है, तब विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धन टर्मिनल से ठीक है, से ऋण टर्मिनल की ओर होगी। स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होगी। और हम इसके बाद, अब ये हो गया, तब हम आगे स्टूडेंट्स चर्चा करते हैं किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो स्टूडेंट्स, हमारी हेडिंग होगी बिंदुवत
आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट बिंदुवत आवेश के कारण, तब इसमें देखिए लिखेंगे पहले बिंदुवत आवेश मानेंगे, माना कोई बिंदु O है जिस पर आवेश Q कूलाम का आवेश उपस्थित है और इससे R दूरी पर बिंदु P है जहां पर परीक्षण आवेश Q0 है और इन दोनों के बीच की दूरी को R से हम शो कर लेते हैं। अब ये R है, तब इस पर कार्य करने वाला कूलाम बल F और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आप वीडियो को फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा कि और फिर उसके बाद हम देखेंगे। अब इस तरह से लिख देंगे पूरा विवरण जैसे मैंने बोला। अब तब लिखेंगे कि यदि बिंदुवत आवेश Q है, यदि बिंदु O पर बिंदुवत आवेश Q उपस्थित है और इससे R दूरी पर बिंदु P है जहां पर परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है और इसमें F न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तब विद्युत क्षेत्र की, तब इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब देखिए स्टूडेंट, एक आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको या इस पे बल लगेगा तो कूलाम के नियमानुसार या आपको बताया गया, तब कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम स्टूडेंट्स देखिए क्या बोलता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, तो Q1 की जगह पे हमारा Q है इंटू Q2 के जगह पे Q0/R²। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर सदिश राशि यहाँ पे हो गया यस, और इसे बना देंगे समीकरण नंबर 1। परंतु हम जानते हैं E बराबर, अभी आपको फार्मूला में बताया, F/Q0 होता है, यानी F को यहीं पे रोकोगे तो F बराबर हो जाएगा E इंटू Q0। स्टूडेंट जब E इंटू Q0 यहाँ पे हो जाएगा तो इसे समीकरण नंबर 2 बना लेंगे हम, और जब समीकरण नंबर 2 बनाएंगे तो F का मान समीकरण 1 में रखने पर स्टूडेंट्स इसे यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे F का मान समीकरण 1 में रखने पर। स्टूडेंट्स जब इसे F का मान समीकरण 1 में रखेंगे यानी F के जगह स्टूडेंट्स E इंटू Q0 रख देंगे, E इंटू Q0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू Q0/R² हो जाएगा। स्टूडेंट्स Q0 से Q0 कट जाएगा, E इक्वल्स टू हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। ये हमारा फार्मूला रहा बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद हम इस पर आधारित कुछ सवाल को लगाते हैं स्टूडेंट्स, और सवाल में देखते हैं कि सवाल क्या है। इस सूत्र को आप इसे शॉर्ट स्क्रीन मार के कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और बातों को वीडियो को डाउनलोड करके अगर कई बार सुनेंगे तो आपको बात समझ में जरूर आएगी। और इसके बाद आप क्वेश्चन करना मैं आपको सिखाता हूँ स्टूडेंट्स, और खाली समय में आप बार बार प्रैक्टिस जरूर करें स्टूडेंट्स। मैं वीडियोस में एक बार दो बार आपको ये बात बताता रहता हूँ कि अगर आपको बढ़िया आने वाले समय में बढ़िया टीचर्स, बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया इंजीनियर्स, जो कुछ भी अगर आपको बनना है तो टीचर्स द्वारा बताई गई बातों को पूर्ण रूप से अच्छे से फॉलो करो स्टूडेंट्स। मैं एक बात अच्छी तरह से बताता हूँ कि स्टूडेंट्स जब भी टीचर्स की बात को केवल मानना सीख जाएं तो वो अपनी लाइफ में बेस्ट बन सकते हैं। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। और क्वेश्चन हमारा है लिखा है कि निर्वातित माध्यम में एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स बोल दिया है, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत हम लिखेंगे Q बराबर यानी Q का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 10⁻⁻19 कूलाम होता है स्टूडेंट्स। और फिर बोला है कि निर्वातित माध्यम में एक इलेक्ट्रॉन
से 2 मीटर की दूरी पर रखे, 2 मीटर यानी दूरी r का मान दे दिया है स्टूडेंट्स, तो r बराबर हम लिखेंगे 2 मीटर। सब एमकेएस पद्धति में चल रहा है, यहाँ पे मीटर में दे दिया। तब 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, क्वेश्चन मार्क। विद्युत क्षेत्र हमें पूछ रहा है, तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दो सूत्र का मान हमें बताया गया, एक E बराबर 1/4πε0 Q/r², और दूसरा बताया गया है E इक्वल टू F/Q0। स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे सवाल में F का मान कहीं दिया नहीं है, इसलिए ये फार्मूला हमें नहीं लगेगा और इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम। तब यहाँ पे E इक्वल्स टू लिखेंगे, तब E बराबर 1/4πε0 Q/r² से। स्टूडेंट तब देखिए 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 के घाते -9, और Q का मान स्टूडेंट्स देखिए Q का मान आपका दिया है 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे गुणते 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम, ठीक है, और बटे r² का मान 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसे 4 चौके 16 यानी 0.4। स्टूडेंट तब E बराबर यहाँ से लिखेंगे 4 9 36 3.6, और ये इसका मान होता है 1/4πε0 का 9 गुणे 10 के घाते 9 होता है स्टूडेंट्स। तो 9 और 19 में से कट जाएगा, अब -10 बचेगा, तो 3.6 गुणे 10 के घाते -10, ठीक है। और इसका मात्रक मैंने बताया न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है स्टूडेंट। शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिएगा। सवाल को फिर से मैंने क्या बोला उसे नोट कर लीजिएगा, सवाल लगाने का ढंग आपको पता चल जाएगा। सारे सवाल और फार्मूले जो होते हैं सब फिजिक्स में ही दिए रहते हैं, बस आपको पकड़ बनाने की स्टूडेंट ज़रूरत है। अगर आपको सवाल नहीं आते हैं, मान रखने नहीं आते हैं, तो वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, मैं आगे आपको क्वेश्चन बताने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। अब स्टूडेंट्स हमारा हो गया बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। अब स्टूडेंट्स मैंने इसे बता लिया, आगे चलते हैं। और आगे अब बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर ली हम लोगों ने। अब अगर ढेर सारे आवेश उपस्थित होंगे तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हमें अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करना होगा। तो आवेशों के निकाय के कारण, यानी ढेर सारे आवेश हैं, आवेशों के निकाय हैं जिनके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो हमारी हेडिंग होगी आवेशों के निकाय के कारण। तो यहाँ पे लिखेंगे आवेशों, यानी बहुत सारे आवेश हैं, आवेशों के निकाय, यानी जिस पदार्थ को हम लेते हैं के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है स्टूडेंट्स। तो जब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे बिंदु O हो गया, यहाँ पे y और यहाँ पे x बना सकते हैं, बिंदु O है। अब यहाँ से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 हमने लिया है, और इसे हम R0 से शो कर देते हैं। दूसरा यहाँ पे Q1 R1, Q2 R2, Q3 R3, Q4 R4। स्टूडेंट्स अगर इसे हमें लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, माना किसी बिंदु पर, बिंदु से R0 दूरी पर एक बिंदुवत आवेश Q0 उपस्थित है, जहां पर ढेर सारे आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 उपस्थित हैं, जो बिंदु O से क्रमशः R1 R2 R3 R4 दूरियों पर उपस्थित हैं। तब अध्यारोपण के सिद्धांतानुसार, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, यानी किसी निकाय के अंतर्गत उपस्थित संपूर्ण निकाय के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के मान के बराबर होता है, अर्थात E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 हम En तक चले जाएंगे।
अगर आपको सूत्र में मैंने ई का मान बताया था, यानी हम नीचे लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस 1 Q1 अपान, आवेश Q1 है, फिर उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q2 अपान आर स्क्वायर। ऐसे करके हम स्टूडेंट्स क्रम से चलते जाएंगे। अगर इसे सदिश के रूप में शो करना है तो यहाँ पे देखिए R1 स्क्वायर और यहाँ पे कर देंगे R1 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपान R2 स्क्वायर, यहाँ पे R2 कैप के रूप में एक अंक सदिश को ले लेंगे प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q4 और हम Qn तक जा सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं Qn अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान Rn स्क्वायर, यहाँ पे भी Rn कैप कर सकते हैं। देखिए सबके योग के मान के बराबर होगा, जितने भी को हम जोड़ देंगे, इसमें सारे निकाय को हम जोड़ देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना प्राप्त हो जाएगी स्टूडेंट्स। और इसमें आप इसे सर्टिफिकेट मार के स्टडी कर सकते हैं, थोड़ा बुक की भी हेल्प ले लें, सवाल को लगाते रहें। और स्टूडेंट्स अगर केवल दो की बात कर रहा है, केवल दो निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होगी, तो मैं इसे मिटा के उसे भी बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन अभी वही है, बस ध्यान बस इतना है, बोलना है कि दो आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, इसी में है स्टूडेंट्स, दो आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। आपको वेक्टर में पढ़ाया गया होगा, सदिश वेक्टरों के सदिश विश्लेषण में। अगर ये E1 है और दूसरा यहाँ से थीटा कोण पर E2 है, दो वेक्टर हैं E1 E2, जैसे उसमें P तथा Q बताए गए होंगे। अगर अब इसमें चतुर्भुज के नियम वाले पे जाएंगे तो यहाँ से डॉट डॉट करके बढ़ा लेंगे, यहाँ पे इसका शीर्ष है, और स्टूडेंट्स यहाँ से बढ़ा के इसको ऐसे मिला देते हैं, बीच में इसका परिणामी खींच देते हैं, ठीक है, और इसे E बना देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम वेक्टर में, या आपको कक्षा 11 में ये बात बताई जा चुकी होगी कि एक वेक्टर यहाँ पे P है और दूसरा यहाँ पे थीटा कोण बनाता हुआ Q है, ठीक है, तो इसका परिणामी R है स्टूडेंट्स। ऐसे करके आपको बताया गया होगा। तो इसके लिए फार्मूला आपको बताया गया होगा कि परिणामी R इक्वल टू करड़ी में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो सदिशों के लिए भी जब हमें मान ज्ञात करना होगा दो सदिशों के लिए, तब शुद्ध और तथा दिशा की बात करनी होगी, तो tan थीटा इक्वल्स टू आपको सूत्र बताया गया होगा स्टूडेंट्स। तब यहाँ पे हम बताते हैं E इक्वल्स टू, यहाँ पे परिणामी E निकालते हैं, ये हमें निकालना नहीं है, दो सदिशों के लिए, तो E बराबर हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस करड़ी में ही रहेगा मान E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। स्टूडेंट्स हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो आवेशों के कारण ये होगी, और जब दिशा की बात आएगी तब दिशा के लिए tan थीटा इक्वल टू E2 sin थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे फाई, ये पूरा थीटा मानेंगे हम, और ये हमारा फाई हो जाएगा, तो यहाँ पे tan फाई हो जाएगा E2 sin थीटा, और E1 प्लस E2 नीचे cos थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसका ध्यान रखिएगा, जब दो आवेशों के कारण ऐसी बात होगी तो इस फार्मूले पे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। और मैंने बताया आपको कि सवाल में खुद सारे मान दिए रहते हैं स्टूडेंट, बस उसे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी तो क्वेश्चन को जरूर बताइएगा, या फिर अगर आपको ज़रूरत है या इस पर एक सवाल की भी ज़रूरत है तो स्टूडेंट्स मैं एक सवाल भी बोल दे रहा हूँ या आपकी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि, या स्टूडेंट्स ठीक है, आप खुद कमेंट बॉक्स में कैसे सवाल और क्वेश्चन चाहिए आपको जरूर बताइएगा, मैं उसके अनुसार आपको सवाल को सॉल्व करके बता दूंगा। और अब आते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, जब हमने गणना कर ली तब स्टूडेंट्स हम आगे आते हैं, और आगे के क्वेश्चन में हम चलते हैं, हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में डिस्कशन करते हैं।
विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा हो गया, तब इसमें हमें जानना है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या। तब स्टूडेंट्स इसमें आते हैं और आपको बताते हैं, यदि दो आवेश, जब दो आवेश परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत हों और एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे गए हों। दो आवेश देख लीजिए, यहाँ पे प्लस, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे माइनस, दो आवेश है, ठीक है, और दोनों आवेश को यहाँ पे क्यू दोनों को दिखा दे रहा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और एक दूसरे से, ठीक है, यहाँ पे बिंदु ए बी, और आवेश में प्लस के लिए अगर आपको बताया जाए तो प्लस वाला आवेश जो प्रोटॉन होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम दिखाया जाता है स्टूडेंट्स, और जो इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। देखिए परिमाण दोनों का बराबर है लेकिन धन ऋण चिन्ह के साथ इनकी दिशाएं विपरीत होंगी। तो हमने बताया यदि दो आवेश और इसका मध्य बिंदु है O और यहाँ से ये दूरी D है और फिर यहाँ से भी D है, टोटल मान आपका हो जाएगा 2D, दोनों आवेशों के मध्य का मान 2D हो जाएगा। तो अब इसमें लिखना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं, परिभाषा में पहले आते हैं, यदि दो परिमाण में बराबर और परंतु दिशा में विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे गए हैं, फिगर में आपको बड़ा दिख रहा होगा, मैं एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, तो अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे गए हैं, दो परिमाण में, जब दो परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे गए हैं, तो इस युग्म को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तब इसमें लिख सकते हैं, माना बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है और इनका मध्य बिंदु ओ है, और जहाँ से दोनों ओर आवेशों की दूरियां डी डी है और दोनों मिला के ए और बी के बीच की दूरी 2D है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अगर एग्जाम्पल्स की बात आती है तो एग्जाम्पल्स में हम ढेर सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HBr, ये भी कर सकते हैं, H2O इत्यादि, वे ढेर सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि कैसे एक दूसरे के अत्यंत समीप हैं। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और क्लोरीन के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है स्टूडेंट्स। देखिए टोटल 7 मैंने बनाया। इसे इलेक्ट्रॉन संरचना, जब बिंदुओं संरचना बनाते हैं, अब इसको लेकर के 8 हो गया और ये इनसे भी एक लेकर के हो गया। अब दोनों में सहसंयोजी बंध बना HCl। देखिए हाई प्लस हाई माइनस, परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हो गए और एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर हैं, इसलिए ये विद्युत, यह जो युग्म बना हमारा, इसे ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा, आप सर्टिफिकेट मार सकते हैं। अब आगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इंग्लिश में यहाँ पे मोमेंट्स जोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे विद्युत द्विध्रुव लिखा हुआ है, बस आघूर्ण की बात कर देते हैं स्टूडेंट्स। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब देखिए ये जब आघूर्ण हो गया तब स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुँचते हैं और देखिए आघूर्ण में लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों, देखिए विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश थे प्लस और माइनस, तो लिखेंगे दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश क्यू लिया तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2D के गुणनफल को, देखिए 2D हो गया, के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिभाषा ओके हो गई। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी 2D के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं स्टूडेंट्स। अब इसका अगर मात्रक निकालना होगा
यह सदिश राशि होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, यह सदिश राशि है, सदिश राशि है स्टूडेंट्स, एक बात। और दूसरी बात कि इसकी दिशा आपसे सदैव आपसे पूछेगा, दिशा किधर से किधर होती है, तो धारा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने बताया प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, लेकिन इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई है, लेकिन इसमें माइनस क्यू आवेश से, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। हमेशा इसका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे से अधिक पूछ देता है और बच्चे प्लस से माइनस की ओर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, तो ये इसकी दिशा रही। अब इसके मात्रक और बीमा पे आते हैं स्टूडेंट्स, मात्रक और बीमा पे डिस्कशन करते हैं। और मात्रक और बीमा पे जब पहुंचते हैं तो मात्रक, ठीक है स्टूडेंट्स, तब ये हो जाएगा P बराबर यहाँ पे था Q का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, और D का मात्रक कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। अब बीमा की बात करते हैं, ठीक है, तो P इक्वल्स टू कूलाम, कूलाम आवेश का मात्रक है, बीमा होती है AT, ठीक है, और इसकी बीमा L होगी, आप इसे P इक्वल टू L A T, ये इसकी बीमा हो गई स्टूडेंट्स। अब इसके बाद इसका एक अन्य मात्रक डिवाई भी होता है स्टूडेंट्स, डिवाई, और एक डिवाई बराबर, अगर आपको जानना होगा कि एक डिवाई बराबर कितना होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक डिवाई बराबर 3.3 गुणित 10 के घाते -30, ठीक है, कूलाम इंटू मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रहा विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। स्टूडेंट्स हम इसके बाद अब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के अब मोस्ट इंपॉर्टेंट और डेरिवेशन के नंबर आ रहा है स्टूडेंट्स, इससे पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि डेरिवेशन में आपको कोई दिक्कत न आए और आप डेरिवेशन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। मैं इसमें समझाऊंगा और बताऊंगा भी आपको बढ़िया से। वीडियोस हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। कैसा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये है कि कैसा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसमें क्या बात समझ में नहीं आई, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जैसा कि मैंने बता दिया है, लॉकडाउन की स्थिति है, स्कूल कॉलेज और कोचिंग खुलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्टडी करने का मौका मत छोड़िएगा, अच्छे से करिएगा। और स्टूडेंट्स सीखने के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का काम होता है कि टीचर्स उसे जितना भी वर्क देता है उसे स्टूडेंट्स सीखे। मैं आपको जानकारी या एक कहानी के थ्रू बता देता हूँ कि जैसे भगवान राम के जो स्टूडेंट हैं या बातों को मानने वाले हनुमान जी थे, और कृष्ण की बातों को मानने वाले अर्जुन थे। आपने देखा होगा पूरे महाभारत में जब भी कृष्ण बोलते थे कि अर्जुन बाण चलाओ, तो अर्जुन हमेशा यही बोलते थे कि प्रभु ये तो हमारे दादाजी हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे गुरुजी हैं। तो आप युद्ध क्षेत्र में उतरे हो तो जब ये देखोगे तो कार्य को नहीं कर पाओगे और अर्जुन का कहीं भी नाम नहीं होगा। लेकिन जब भी राम ने बोला कि आपको लंका में जाना है, इतने समुद्र पार जाना है, तब भी वहाँ पे हनुमान का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, कि बस केवल यही था, जी प्रभु हमें जाना है और अच्छे से वहाँ पे जाके मेहनत करनी है और अपने कार्य को सफल करके लाना है। और उसका कारण भी देखा होगा आपने कि कृष्ण का तो थोड़ा बहुत मंदिर है, लेकिन अर्जुन को कोई नहीं पूछता और कहीं भी नहीं मंदिर होगा। लेकिन केवल जी प्रभु करने का मतलब कितना भी बड़ा कार्य कर दिया जाए, स्टूडेंट्स उसे करता है। आपने देखा होगा कि जितना राम का मंदिर नहीं होगा उससे ज़्यादा हनुमान का मंदिर होगा। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि टीचर्स जो बताता है आप उसे केवल यस सर करके उसे पालन करते हैं, तो आप संकोच जानिए कि आप अपने सर जी से भी बेटर निकल सकते हैं। स्टूडेंट्स, राम को भगवान राम को केवल वीर राम कहा जाता है, जबकि हनुमान को महावीर भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, आप टीचर्स की सारी बातों को मान करके अच्छे से स्टडी जरूर करें। और मेरा वीडियोस कैसा लगा और कैसे है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही रहा।
कल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण, जो मैंने विद्युत द्विध्रुव आगमन पढ़ाया, इससे पहले विद्युत द्विध्रुव पढ़ाया, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, इसके सूत्र और डेरिवेशन कैसे होंगे, मैं अगले वीडियोज में जरूर बताऊंगा। लेकिन स्टूडेंट्स कमेंट्स बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।